तो ये देख सकते हैं आज हम थर्ड यूनिट करेंगे। फर्स्ट सेकंड हमने पहले कर दिए, थर्ड यूनिट करेंगे और हम देख लेते हैं थर्ड यूनिट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आर्थर लुईस का असीमित संपूर्ति का सिद्धांत, प्रबल प्रयास का और नेल्सन का निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध, संतुलित व संतुलित विकास सिद्धांत, रोस्टेवे का आर्थिक वृद्धि की अवस्था और हेरोल्ड डमर के समृद्धि मॉडल। ये 9 से 14 तक आपको पढ़ने हैं। देख सकते हैं आप, मैं बीए 5th सेमेस्टर इकोनॉमी की इस बुक से पढ़ा रही हूँ। आपको पता ही है आर्थिक समृद्धि एवं विकास अर्थशास्त्र बीए 5th सेमेस्टर पेपर 1 की हमारी ये बुक है, जिसका नाम हमारा आर्थिक समृद्धि एवं विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। इसकी मैं आपको थर्ड यूनिट करा रही हूँ, मैंने फर्स्ट सेकंड पहले करा दी है। देख सकते हैं आपका 9 चैप्टर है थर्ड यूनिट में। फर्स्ट इसका हमारा आज का लेसन का नाम है आर्थर लुईस व असीमित संपूर्ति का सिद्धांत। ये इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको पहले इसमें से थोड़ी बुक में मतलब थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में दे रखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पहले आपको इसे उससे पढ़ाती हूँ, जो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं उससे पढ़ा देती हूँ, है ना। उसमें आसान लैंग्वेज में लिखा है, इसमें से मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, ठीक है। तो चलिए पहले चलते हैं उसकी तरह। ये देख सकते हैं आप आर्थर लुईस का असीमित श्रमपूर्ति सिद्धांत। इन्होंने ये अपना सिद्धांत 1954 में एक पुस्तक में दिया था और उस पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। मैं इसे आपको इसमें से पढ़ा दूँ, इसमें थोड़ा सा आसान दे रखा है, बुक में थोड़ा सा हार्ड दे रखा है, आपको थोड़ी सी परेशानी होंगी उसमें से पढ़ने में, तो इसलिए आप इसमें से पढ़ लीजिए ना और इसमें से नोट्स बना लेना आप इसके, इसमें आसान तरीके से दे रखा है, ठीक है। और फिर उन्होंने 1954 में इसे पब्लिश किया था, मतलब ये जो सिद्धांत है इसे दिया था 1954 में और इन्हें 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार में इसके लिए सम्मानित किया गया था। ये सिद्धांत किस लिए दिया था? ये इन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मतलब जो विकासशील देश है अपने आर्थिक विकास को कैसे बढ़ा सकते हैं, वे विकास कैसे कर सकते हैं विकासशील देश, उस पर ये इन्होंने दिया था। किसने? आर्थर लुईस ने। मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, 1954 में इन्होंने ये दिया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार मिल गया था इन्हें, इनके लिए। किस बुक में दिए थे? इनका बुक का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। और किसके लिए देते थे? कि जिससे विकासशील देश अपना आर्थिक विकास कर सके, ठीक है, बता सके कि आर्थिक विकासशील देश कि कैसे अपना विकास कर सकते हैं। इसके लिए इसमें इन्होंने कुछ बिंदु दिए हैं, इन्होंने बताया है इस सिद्धांत में कि आर्थिक जो विकासशील देश है कैसे अपना विकास कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने अपना क्या बताया था। ये देख सकते हैं आप, इनका ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत में मुख्य इन्होंने 2 क्षेत्र पर ध्यान दिया है, एक तो निर्वात क्षेत्र इन्होंने और एक बताया था इन्होंने पूंजीवादी क्षेत्र। 2 क्षेत्र दिए थे। निर्वात क्षेत्र देख लेते हैं पहले। निर्वात क्षेत्र जिसे हम पारंपरिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब इसमें देखो ये पारंपरिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति हैं वे कृषि संबंधित कार्य में लगे रहते हैं और उनमें जो होता है श्रम की मात्रा प्रचुर होती है। क्यों श्रम की मात्रा प्रचुर होती है? क्योंकि श्रम उनका पारंपरिक काम होता है, वे श्रम में लगे रहते हैं और उनमें ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति उसमें लगे रहते हैं। मान लीजिए एक परिवार में किसी में 6 व्यक्ति हैं, तो वे 6 के 6 व्यक्ति उसमें ही उसी कार्य में लगे रहते हैं। उनके बच्चे हुए, उनके मतलब जो भी हो उनके, वे उसी कार्य में लगे रहते हैं, वे किसी और कार्य में नहीं जाते। बल्कि जबकि उस खेत के लिए सिर्फ 2 या 3 जने भी बहुत है, उसमें वे पूरा उत्पादक कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन उससे ज़्यादा भी उसमें लगे रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक खेत में ज़रूरत है 4 इंसान की और उसमें लग रहे हैं 6, तो मतलब 2 तो वहाँ में फालतू हुए, 2 तो उस क्षेत्र में कोई उत्पादक कर ही नहीं रहे हैं, उनका उत्पादक कुछ हो ही नहीं रहा है। इन्होंने ये बताया है लुईस ने। तो उन्होंने कहा उन 2 को हटा के तुम पूंजीवादी क्षेत्र में भेज दो, तो वहाँ पर भी उत्पादन करेंगे, यही कहा है इन्होंने। अब देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। इस क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता कह रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बहुत कम है, शून्य या कभी नकारात्मक भी हो सकती है और कभी कभी ऐसा नकारात्मक भी हो सकती है। यानी में कुछ उत्पादन करने के बजाय और नकारात्मक हो रहा है, उनको उत्पादन कम हो रहा है ज़्यादा लोगों को होने के कारण, ठीक है। होते हैं यहाँ जहाँ उनकी अतिरिक्त श्रम से उत्पादकता में कोई खास वृद्धि नहीं होती है या वे छिपी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में मजदूरी मतलब अपने जीवनोपार्जन पर होती है। फिर आ जाता है हमारा पूंजीवादी क्षेत्र।
उन्होंने एक लिया है हमारा पूंजीवादी क्षेत्र। पहले बताते हैं हमारा जीविकोपार्जन क्षेत्र है ना, और जिसे हम पारंपरिक क्षेत्र भी कहते हैं। सेकंड है हमारा पूंजीवादी क्षेत्र या आधुनिक क्षेत्र, जिसे हम आधुनिक क्षेत्र भी कहते हैं। यह उद्योग और विनियोग का क्षेत्र होता है। प्रथम जो पारंपरिक क्षेत्र है वो हमारा कृषि क्षेत्र है, उसमें अधिकतर व्यक्ति कृषि कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है। ये बताया था पूंजीवादी क्षेत्र, जो इसे हम आधुनिक क्षेत्र भी कहते हैं, और इसमें यह उद्योग और विनिर्माण का क्षेत्र होता है, जहाँ उत्पादन पूंजी के उपयोग से होता है। जहाँ उत्पादन कैसे होता है? पूंजी के उपयोग से होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और इस क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिक होती है, मतलब उनकी आय भी अधिक होती है, और जो श्रम होते हैं वे अधिक उत्पादन भी करते हैं। सीमांत उत्पादकता उनकी ज़्यादा होती है। इसमें कृषि क्षेत्र की तरह नहीं, जो उनका उत्पादन की मार्जिन प्रोडक्टिविटी कुछ आई नहीं रही, इसमें आती है सब अपना, क्योंकि नहीं आएगी तो वो मालिक निकाल देगा। जब उन्हें जरूरत ही नहीं होगी वो फालतू आदमी को रखेगा ही नहीं, जिनकी जरूरत होगी सिर्फ उनको ही रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आप देख लेते हैं सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु। सिद्धांत के हमारे कुछ मुख्य बिंदु क्या है? श्रम का स्थानांतरण, ये श्रम है, उन्होंने श्रम ऐसे लिख रखा है, आप इसे ऐसे लिख देना। श्रम का स्थानांतरण हो जाता है कि कृषि क्षेत्र में कह रहे हैं, जो अतिरिक्त मैंने बताया था, मान लीजिए एक खेत में सिर्फ 4 मजदूरों की ही जरूरत है, उसमें 6 मजदूर लगे हैं, यानी बचे कितने? 2 मजदूर फालतू हुए, तो 2 मजदूरों को उन्हें कृषि क्षेत्र से हटाकर किस में भेज दे? पूंजीवादी क्षेत्र में, है ना। लेविस का तर्क है, इसमें देख लेते क्या लिखा है। लेविस का तर्क है, विकासशील देशों में पारंपरिक क्षेत्र में असीमित श्रम पूर्ति होती है। उन्होंने कहा है पारंपरिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में असीमित श्रम होते हैं। इस अतिरिक्त श्रम को, जो ये अतिरिक्त श्रम है, उसको आधुनिक पूंजीवादी क्षेत्र में स्थानांतरण किया जा सकता है। यह स्थानांतरण थोड़ी अधिक मजदूरी, निर्वाह मजदूरी से लगभग 30% अधिक देकर संभव होता है, जिसमें मतलब ये कहना है कि निर्वाह मजदूरी से इसमें सिर्फ इतनी मजदूरी दी जाए कि वो निर्वाह, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आपको बताया था निर्वाह मजदूरी होते हैं। ये कह रहे हैं पूंजीवादी क्षेत्र में सिर्फ उनकी मजदूरी जो होती है निर्वाह क्षेत्र से सिर्फ 30% अधिक होती है, कि 30% अधिक दे दो, औद्योगिक क्षेत्र भी आ जाएंगे सब उसमें, ठीक है। ये इनकी मजदूरी कितनी होती है? 30% अधिक होती है निर्वाह क्षेत्र से, समझ गए। जिससे श्रमिक कृषि छोड़कर उद्योग में काम करने के लिए आकर्षित, मजदूरी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा पूंजी संचय और लाभ। जब श्रमिक आधुनिक क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, उसमें चढ़ जाएगी तो उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। पूंजीपति इन श्रमिकों को नियोजित करके लाभ कमाते हैं। लेविस का मानना है कि पूंजीपति अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा पुनर्निवेश करते हैं, मतलब दोबारा उसे निवेश कर देते हैं, ठीक। इस थर्ड पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास का जग। इससे आर्थिक विकास होगा क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे, फिर जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमी होंगे फिर वो और ज़्यादा निवेश करेंगे और अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और अपना उद्योग लगाएंगे, और उसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये ऐसे चलता रहता है, मतलब उन्हें आवश्यकता पड़ती रहती है। जितना उनका प्रॉफिट होगा वे और अधिक निवेश करेंगे, है ना। यह पुनर्निवेश एक उद्योगों की स्थापना और मजदूरी उद्योग के विस्तार में मदद करता है, जिससे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है, जब तक पारंपरिक क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम समाप्त नहीं हो जाता। यह प्रक्रिया तब तक चली रहेगी जब तक मतलब कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम समाप्त नहीं हो जाता, यानी जब कृषि क्षेत्र में पारंपरिक श्रम और पूंजीवादी क्षेत्र की जो हमारी मजदूरी दोनों की बराबर ना हो जाए, तब तक ये हस्तांतर चलता रहेगा श्रम का पारंपरिक क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की तरफ, ठीक है। जब उनकी अब कोई ऐसा भी तो टाइम होगा जब भाई कृषि क्षेत्र में हमारी अतिरिक्त श्रम की कृषि क्षेत्र में जो हमारी अतिरिक्त श्रम की मात्रा है वो ख़त्म भी हो जाएगी। कोई ऐसा भी तो पीरियड आएगा, तो वो तभी कह रहा है कि हमारा उस समय हमारा हस्तांतर जो होता है श्रमिकों का उस समय खत्म होएगा, जिस समय हमारे कृषि क्षेत्र में जो हमारे असीमित श्रम पूर्ति वो खत्म हो जाएंगी, मतलब अब उसमें फालतू कृषि श्रमिक नहीं रहेंगे। अगर मतलब कृषि क्षेत्र में एक खेत में 4 मजदूरों की 4 श्रमिकों की जरूरत है तो उसमें सिर्फ 4 ही काम कर रहे हैं, 6 काम नहीं कर रहे हैं, समझ गए। अब उनका कृषि क्षेत्र में मजदूरी इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पर श्रमिक उनकी बहुत है, असीमित है, इसलिए जहाँ पर पूर्ति ज़्यादा होगी ऑफकोर्स वहाँ पर कीमतें कम होंगी, ये आपको पता है। वहाँ पर कृषि क्षेत्र में पूर्ति ज़्यादा थी तो इसलिए वहाँ की मजदूरी कम थी, पर लेकिन जब पूर्ति कम हो जाएगी तो मजदूरी भी बढ़ जाएगी, है ना, मजदूरी फिर स्थिर हो जाएगी, तो यही बताया इन्होंने। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा क्या हो गया,
4th पॉइंट है हमारा मजदूरी में वृद्धि। जैसे जैसे पूंजीवादी क्षेत्र का विकास होता है और पारंपरिक क्षेत्र में श्रम की आपूर्ति कम होती है, अंततः श्रम की कमी होने लगती है। इस बिंदु पर आधुनिक क्षेत्र में मजदूरी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब श्रम की आपूर्ति यह बिंदु होता है जब अर्थव्यवस्था असीमित श्रम आपूर्ति की स्थिति से बाहर निकल जाती है। कह रहा है कि इस बिंदु पर जो हमारा असीमित श्रम आपूर्ति की स्थिति से बाहर निकल जाएगी। समझ गए? ये सारे बिंदु थे, इसमें कोई इतना वो खास नहीं, आप खुद भी पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। और बाकी मैंने आपको समझा दिया है, कोई इतना हार्ड नहीं है। ये लैंग्वेज मैंने आपको हार्ड बता दी, बुक की लैंग्वेज में आपको दिखा दूंगी, उसमें थोड़ा सा हार्ड दे रखा है, दिखा दूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब सिद्धांत के निहितवाद कुछ दे रखे हैं। लेविस का सिद्धांत बताता है कि कैसे विकासशील देश अपनी प्रचुर श्रम शक्ति का उपयोग करके औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह मॉडल पूंजी संचय और लाभ पुनर्निवेश पर विशेष जोर देता है, जिसे आर्थिक विकास का प्रमुख चालक माना जाता है। समझ गए? आलोचनाएं, अब मान जाएगा इसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख आलोचनाएं, जैसे यह हमेशा छिपी हुई बेरोजगारी की उतनी बड़ी मात्रा की गारंटी नहीं देता जितनी लेविस ने मानी थी। मतलब ये नहीं कि मतलब यह हमारा इसमें कहता है कि लेविस ने तो कहा था कि हमारे जो है ना कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारे अतिरिक्त श्रम हैं, उनके बेरोजगार पड़े हैं, है ना। लेकिन ये कहता है कि इतने भी बेरोजगार नहीं है जितने लेविस ने बता दिया, इतने अतिरिक्त श्रम इतना नहीं है। ये इसकी आलोचना है। सेकंड हमारा श्रम के स्थानांतरण में कौशल की कमी और प्रशिक्षण की समस्या और आ सकती है। लेकिन इसने तो कह दिया कि भाई जो कृषि क्षेत्र है उन्हें पूंजीवादी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दो। भाई उनका देखो भी तो, उनके ना उनमें कोई वे पढ़े लिखे हैं, उनमें कोई कौशल भी नहीं है, उन्हें एक पारंपरिक क्षेत्र से तुम सीधे पूंजीवादी क्षेत्र में भेज रहे हो, उनमें ना कोई श्रम है, ना कोई कौशल है, ना भी पढ़े लिखे हैं, तो कैसे उन्हें भी काम कर पाएंगे। तो ठीक है, ये उसकी आलोचनाएं हुई। फिर थर्ड आ जाएगा हमारा, यह मॉडल केवल श्रम आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करता है और मांग पक्ष के कारकों को अनदेखा कर देता है। फोर्थ हमारा, वास्तविक दुनिया में मजदूरी हमेशा जीविकोपार्जन यानी जीवन चलाने स्तर पर स्थिर नहीं रहती और ग्रामीण शहरी प्रवर्सन कई अन्य कारणों से भी प्रभावित होती है। ठीक है, अब इस दे रखा है इसमें कुछ निष्कर्ष में, इसके बावजूद लेविसन का प्रभावशाली योगदान बना हुआ है इतनी आलोचना के बाद भी आर्थर लुईस के सिद्धांत का मान्यताएं हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं बुक की तरफ। तो चलिए ये देख सकते हैं आप, मैं आपको इसका पूरा दिखा रही हूँ। मैंने आपको पूरा आर्थर लुईस के सिद्धांत को अच्छे से समझा दिया है। आप बस वही कर लेना, ये मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे वही आप कर लेना, इसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने बताया देखो वो आपके समझ में भी आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करती हूँ इतनी मैंने आसान लैंग्वेज में बताया है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आप वही कर लेना। इसमें थोड़ा सा इसमें हार्ड लैंग्वेज में दे रखा है, मैं आपको दिखा तो रही हूँ, आप देख सकते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में दे रखा था, इसलिए मैंने आपको नोट से उसे पढ़ा दिया है उसमें, तो वो आसान है। आप वही नोट्स कर लेना, इसे करने की आपको फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा मत करिए, होने का भी नहीं है यार, थोड़ा सा हार्ड भी लैंग्वेज है, कैसे करेंगे आप इतना। तो वही है जो मैंने बताया है, जो उसमें वीडियो में दिखाया था मैंने आपको नोट्स, वही नोट्स आप बना लेना, वही कर लेना, बहुत है। इसमें आलोचनाएं दे रखी है, इतना मत करना यार, है ना। वही मैंने बताया ना, आप उसे कर लेना। और आलोचना चाहें तो आप इनकी हेडिंग देख लेना। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य न होना, विषमताओं का बढ़ना, इन्हें सब अगर आप देखना चाहें तो इनकी हेडिंग आप पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी उसमें से कर लेना, वो आसान दे रखा है। ये देख सकते हैं आप, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गए, फिर इसमें दीर्घ, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, ये सारे इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट। बढ़ते हैं हम 10th चैप्टर की ओर। आ जाएगा हमारा प्रबल प्रयास सिद्धांत या बड़ा धक्का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी। ठीक है, बिग पुश थ्योरी क्या है, पहले हम इसे संक्षिप्त में जान लेते हैं। एक हमारे जो अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है प्रोफेसर पॉल एन रोजेस्टन रोडान। इन्होंने ये हमारी थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी अर्धविकसित देश का विकास करने के लिए, ये सब यही वे थ्योरी है कि मतलब इस पूरी बुक में आपको यही थ्योरी मिलेगी कि
हम अपने अर्धविकसित देश का कैसे विकास कर सकते हैं, इससे संबंधित ही इस बुक में आपको ज़्यादातर थ्योरी मिलेंगी, वही थ्योरी दे रखी है। तो वो तो हमने पहले तो आपने क्या था ऑर्थरलिप्स की थ्योरी पढ़ी थी। उन्होंने बताया था कि हम अपने अर्धविकसित देश को या अल्पविकसित देश को कैसे उसका विकास कर सकते हैं। अब इन्होंने पॉल एन ने दे रखी है एक थ्योरी, बड़ा धक्का का सिद्धांत, उसका नाम है बड़ा धक्का का सिद्धांत। ये सारे हैं प्रबल प्रयास सिद्धांत या बड़ा धक्का सिद्धांत, ये सारे इसके सिद्धांत के नाम है। इसे इंग्लिश में बिग पुश थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अर्धविकसित देश को कैसे विकास कर सकता है इसके बारे में दे रखी है। तो इस थ्योरी में है क्या, वो जान लेते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने बताया है किसी भी अर्धविकसित देश को विकास की ओर जाने के लिए, मतलब विकसित होने के लिए उसमें उस अर्धविकसित देश में सबसे पहले उसमें बहुत बड़ा निवेश किया जाए, मतलब उसमें सभी क्षेत्रों में एक बड़ा निवेश किया जाए, एक बड़ी मात्रा में निवेश किया जाए, वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कोई से भी क्षेत्र, उन सब क्षेत्रों में एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश किया जाए, तभी वो हमारा विकसित देश की तरफ बढ़ सकेगा, विकसित हो सकेगा अर्धविकसित देश। तो इन्होंने इस थ्योरी में ये पूरा बताया है, जो मैंने आपको इसको निचोड़ बता दिया है थोड़ा सा। अब हम इसे देख लेते हैं इसमें है क्या। ठीक है, ने बड़े धक्के सिद्धांत या प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार अर्धविकसित देशों को धीरे धीरे नीति के आधार पर विकासात्मक कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए कोई विशेष लाभ नहीं हो। उन्होंने कहा है कि हम किसी अर्धविकसित देश में थोड़ा थोड़ा निवेश करें, उससे कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम एक बार में है ना बहुत बड़ी मात्रा में निवेश करें, और तो इसने इस बात पर जोर दिया है बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हो, मतलब किसी क्षेत्र में हो, सब क्षेत्रों में एक बड़ी मात्रा में निवेश करें, तभी हमारा देश अर्धविकसित देश से विकसित बन पाएगा। यही लिख रखा है इन्होंने। कुछ अर्थशास्त्र ने इसकी तुलना एक ऐसी खराब मोटर गाड़ी से की है जिसको चलाने के लिए धक्का लगाने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, इसे यदि धीरे धीरे धक्का लगाया जाएगा तो ये नहीं चलेंगी। यदि इसको चलाना है तो एक बार इसमें कस कर धक्का लगाया जाए। यही कहा है इन्होंने कहा है जैसे कोई खराब मोटर गाड़ी है, अगर उसमें हम धीरे धीरे धक्का लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम उस मोटर गाड़ी में सब मिलके एक साथ, मतलब सब मिलकर, यानी उसमें सब क्षेत्रों में, यहाँ पे हमारा मतलब है सबसे, मतलब कितने सारे 3-4 लोगों के सब क्षेत्र, 5 में तृतीयक, तीनों क्षेत्रों में उसमें बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत तेजी से उस मोटर गाड़ी को हम तेजी से धक्का लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, कुछ नहीं होगा, बड़ी तेजी से धक्का लगाएंगे, पुश करेंगे तेजी से, तो ही वो खराब मोटर गाड़ी चल सकेगी। यही बताया है इन्होंने इस अर्थव्यवस्था में लेकर। अगर हम इस अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की जो थ्योरी है उसमें हम सभी मिलकर, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में एक साथ निवेश कर बड़ी मात्रा में, यानी बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे, तभी ये हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है ये धकेल जाए, आगे बढ़ पाएगी, ये हमारी अर्थव्यवस्था आगे जा पाएगी, है ना, ये विकसित हो जाएगी। विकसित से अल्पविकसित से ये अर्थव्यवस्था तभी विकसित हो पाएगी। मैं आशा कर रही हूँ मेरा पढ़ाया हुआ अब आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे एक व्यूअर ने कमेंट करके बताया था कि मैम आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ नहीं आ रहा, मैम अच्छे से पढ़ाइए। अब मैं आशा कर रही हूँ, मैंने तो अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ आपको समझाने में, है ना, देख रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब तो मैं आपको और भी अच्छे से पढ़ाने की सोच रही हूँ। मैंने सोचा आपको मैंने पहले इसलिए थोड़ा थोड़ा समझाया मैंने कि मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूँ, यूनिट वाइज में इतना कुछ है नहीं खास, पर लेकिन मुझे लगता है आपके समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अब सोच रही हूँ आपको डिटेल से एक एक समझाऊँ, तभी आपके समझ में आएगा अच्छे से। तो ठीक है, मैं ऐसे समझा दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर रही हूँ पर लेकिन अब आपके समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताएं अब आपके समझ में आ रहा है या नहीं, या मुझे फिर इसमें कुछ और बदलाव करूँगी। देखो आपका फीडबैक ही मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप जैसे मतलब आप बताएंगे मैं उसमें वैसे सुधार कर लूँगी, सुधार करने से ही कोई चीज़ अच्छी बन पाती है। अब तो मैं कोई तो जिन तो हूँ नहीं जो मुझे सब एकदम से अच्छी तरह से आता है, कैसे करना है कैसे नहीं। आप मुझे बताएंगे मेरे अंदर क्या कमी है, मैं उससे अपना सुधार कर लूँगी और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँगी। ठीक है, मुझे अच्छा लगा किसी ने मेरी कमी बताई है, मैं अच्छे से मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको और अच्छे से उसे बता पा रही हूँ। तो आप कमेंट करके बता पाना अब आपके समझ में आ रहा है या नहीं, या मुझे कुछ और सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सिद्धांत की मान्यता। सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं।
और देखिए वीडियो को कमेंट कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो ये करोगे तभी तो मेरा कुछ हौसला बढ़ेगा, मुझे भी तो फिर और वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अब आप ये कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी वीडियो पर कुछ ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे, फिर भी मैं वीडियो डाल रही हूँ आपके लिए। मैं सोच रही हूँ किसी 1 2 3 बंदे को भी फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से, तो अच्छा है, मैं समाज सेवा कर पा रही हूँ, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप वीडियो देखेंगे तभी तो मैं बनाऊंगी, अब कोई देखेगा ही नहीं तो मेरे बनाने का फ़ायदा ही क्या होगा। मतलब ये तो कोई देखे तो मुझे कुछ फ़ायदा, तो हाँ किसी के लिए तो ये वीडियो काम आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ सक्सेस हो रहा है, मैं किसी के लिए कुछ काम तो आ रही हूँ यार, मेरी वीडियो किसी के काम तो आ रही है। ऐसे थोड़ी ना मैं बस वीडियो डाल दी रही हूँ बेमतलब, कोई देख रहा नहीं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ठीक है, तो इसे शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, है ना, व्यूज़ बढ़ाइए मेरी वीडियो पर यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत की क्या क्या मान्यता हैं, तो इसकी सिद्धांत की इन्होंने कुछ मान्यताएं दी हैं। ये सिद्धांत किसका है, सिद्धांत किसका है इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर पोलैंड, इतना ध्यान रख लीजिए, प्रोफेसर पोलैंड का ये सिद्धांत था, बड़ा धक्का सिद्धांत था। इन्होंने कहा था कि हमें सभी क्षेत्रों में एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे तभी हमारी जो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है वो विकास की तरफ जा पाएगी, अगर हम कुछ शब्दों में कहें तो। ठीक है, इसकी इन्होंने मान्यताएं लिखी है, उनकी मान्यताएं क्या है। इन्होंने कहा था न्यूनतम प्रयास का बड़ा धक्का, उन्होंने कहा है स्थिर अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक जड़ता तोड़ने के लिए न्यूनतम प्रयास का बड़ा धक्का सिद्धांत आवश्यक है, कि हमें एक बड़ी मात्रा में निवेश करना आवश्यक है कि तभी हम उस अर्थव्यवस्था को आगे धकेल सकेंगे, उस अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ पहुंचा सकेंगे। तो ये कह रहा है न्यूनतम प्रयास का बड़ा धक्का आवश्यक है। फिर सेकंड आ जाएगा हमारा निर्धनता या अर्धविकसित देशों में यह सुनिश्चित न्यूनतम स्तर विद्यमान रहता है। ठीक है, थर्ड इन्होंने दे रखा है विकास को आवश्यक प्रबल गति देने के लिए न्यूनतम आवश्यक विनियोग जरूरी है। देखो मान्यता आपको एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी, मान्यता में मैं क्या ही समझाऊं, तो एग्जैक्ट इन्हें तो याद ही करनी पड़ेगी। इनमें से आपको जरूरी नहीं सभी याद करें, आपको कोई भी अच्छी लगे, 5 4 जो भी अच्छी लगे आप ये याद कर लीजिए, सभी इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ आ जाएगा बड़ा धक्के के भारी बस्तें प्राप्त होते हैं, बड़े धक्के से हमें क्या होती है, भारी बस्तें प्राप्त होती हैं। और फिर दे रखा है ने सरकार को आर्थिक संरचना का निर्माण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक बार पूंजी विनियोग कर देना चाहिए। 6 अर्धविकसित देशों में भारी मित्रताओं का अभाव पाया जाता है। 7 अर्थव्यवस्था में अव्यवस्थाएं, असंगतताएं तथा अपूर्णताएं पाई जाती है। 8 आर्थिक विकास के लिए संतुलित आर्थिक विकास व्यू रचना आवश्यक है। इन्होंने सारे दे रखे हैं मान्यताएं, इसमें से आप कोई भी 3 4 मान्यताएं जो आपको अच्छी लगे भी याद कर लेना। सिद्धांत का आर्थिक औचित्य अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, इसे छोड़ दीजिए वरना। अब सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या हैं ये देख लीजिए। बड़े धक्के से भारी मित्रताओं का विकास होता है, तो इसमें बताया ना कि बड़े धक्के से मतलब बड़ी मात्रा में निवेश करने से भारी मित्रताएं, मित्रताएं हमारी होती है बचत। ठीक है, तो इसे ध्यान रख लेना, मित्रताएं मतलब होती है बचत, निवेश है ना, बचत जो हमारी बचत मतलब पैसे, बचत तो आप जानते हो, अब इसमें बचत कैसे बताना है ना। तो मित्रताएं मतलब होता है बचत, तो बड़े धक्के से बड़ी मात्रा में हमें निवेश करने से बचत प्राप्त होती है, बचत का विकास होता है, बड़ी मात्रा में बचत प्राप्त होती है बड़े धक्के से, मतलब बड़ी मात्रा में निवेश करने पे। ठीक है, ही बताया। सेकंड दे रखा है हमारा बाजार विस्तार पे प्रबल प्रयास बड़ा धक्का, मतलब बड़े धक्के बड़ी मात्रा में निवेश करने से हमारे बाजार का विस्तार भी होता है। देखिए जैसे आप देख सकते हैं सहायक व पूरक उद्योगों की बड़ी मात्रा की स्थापना होने से आय प्रभाव का सृजन होता है। आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि होती है, उद्यमों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उत्पादन होने लगता है तथा लागत न्यूनतम बिंदु पर आ जाती है। ये है तो मतलब जब हम बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे ऑफकोर्स बाजार का विस्तार होगा और नए नए उद्यमी आएंगे, वे बाजार लगाएंगे, है ना। तो ये सही बात है, बाजार का विस्तार। सेकंड थर्ड दे रखा है अविभाज्यताओं तथा भारी वस्तुओं के रूप। इन्होंने बताया अविभाज्यताओं यानी भारी वस्तुओं के क्या क्या रूप। तो इसमें सिर्फ आप इसके पॉइंट देख लेना, इसके अंदर का इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अविभाज्यता बना दिया है मैंने आपको, जिसे विभाजित न किया जाता है, किसी वस्तु या चीज़ में जो भी है उसे जिसे विभाजित न किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं, जिसे आपको बताइए। इसमें आपके रोडर ने 4 प्रकार की अविभाज्यता तथा भारी वस्तुओं का उल्लेखन किया है। 4 प्रकार की कौन से, उत्पादन फलन में अविभाज्यताएं,
मांग की अविभाज्यताएं, ठीक है। फिर इसमें ये इतना सारा दे रखा है, इतने से इतना मत पढ़ना, इतने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है आपकी बचत तथा पूर्ति में अविभाज्यताएं, तीसरा। चौथा आ जाएगा मनोवैज्ञानिक अविभाज्यताएं। फिर आपका आ जाएगा, ये 4 होगी, 4 प्रकार की अविभाज्यताएं दी थी, 4 प्रकार की आपकी अविभाज्यताएं यहाँ आ गई हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गई विभाज्यता। अब उन्होंने रोडन के सिद्धांत के कुछ उन्होंने गुण दे रखे हैं, क्या है ये, अधिक व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। पहले तो इसका यही है गुण। सेकंड है इसका उनका सिद्धांत संतुलन की दिशाओं का मात्र एक उल्लेखन प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि संतुलित मार्ग का भी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ये सारे गुण दे रखे हैं। ये गुण वैसे आते नहीं, ये क्या होता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो देख लेना, नहीं छोड़ देना, गुण आते नहीं है। आलोचनात्मक विश्लेषण, अब इसमें दे रखा है इसके विश्लेषण आलोचना क्या है। नगण्य मान्यताएं, मतलब इसकी जो मान्यताएं हैं वे गलत हैं, जिन्हें माना है वे सब गलत हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा। इन्होंने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ इसमें हमारा औद्योगिक क्षेत्र है ना, औद्योगिक क्षेत्र का ही में ही निवेश करो, उससे ही विकास होगा। इन्होंने कृषि क्षेत्र पर विकास करने पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसमें निवेश करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है। जबकि जबकि 75% जो हमारी जनसंख्या है कृषि पर ही निर्भर है, फिर भी इन्होंने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है। उन्हें विकास की तेजी करने की बजाय मंद कर देगी। इन्होंने कहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा इन्होंने कहा है कि इन्होंने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है ना, इन्होंने फिर कहा है कि इनकी आलोचना करके कि अगर हम कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करेंगे तो इससे विकास की गति बढ़ने की बजाय मंद हो जाएगी। थर्ड है हमारा पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण का हमारा अभाव पाया जाता है। फोर्थ है हमारा ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि कोई भी देश हमारा जो है कोई भी देश अधिक पूंजी निवेश करके यानी बड़ी मात्रा में निवेश करके विकास किया हो किसी देश ने, अर्धविकसित देश ने किसी ने भी कि मतलब बड़ी मात्रा में निवेश करके किसी देश का विकास हुआ हो, ऐसा कोई देश नहीं है, यानी कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है। तो ये कह रहा है इसका कोई भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। फिर इसने कहा है पांचवा, कम विनियोजन से अधिक उत्पादन। फिर 6 है हमारा प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण भी इसकी आलोचना की गई है। फिर आ जाएगा हमारा 7th, स्फीतिक दबाव। 8 सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता पर अतार्किक दृष्टिकोण। सब आलोचना याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 4-5 कर लो बस बहुत है। 9th आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। 10th आ जाएगा प्रोफेसर इलियम की आलोचनाएं। तो ये आप आलोचना देख सकते हैं। फिर इन्होंने अभ्यास प्रश्न इन्होंने दे रखे हैं, देख लीजिएगा आप। ये हो गए। अब हमारा नेक्स्ट है फिर 11th चैप्टर आ जाता है जिसमें नेल्सन के निम्न स्तरीय संतुलन सिद्धांत, पास का सिद्धांत इन्होंने दिया गया है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप इस सिद्धांत का नाम है। इन्होंने भी दिया है कि हम आर्थिक विकास को कैसे मतलब अर्धविकसित देश को विकसित देश कैसे बना सकते हैं, मतलब अर्धविकसित देश को विकास की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, उसे विकसित कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कोई भी एक देश अर्धविकसित अल्प विकसित इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, वो कम होती है। अगर प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कम होगी तो उस देश में ऑब्वियसली बात है लोग बचत भी कम कर पाएंगे, बचत कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फिर से हमारी आय कम होगी। तो ये ऐसे चक्र चलता रहता है। उसको दूर करने के लिए और इन्होंने ये भी बताया है कि ये हमारा क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने बताया था क्या कि हमारे देश में हाई पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन और हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है। इसका कारण ये है
क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है और प्रति व्यक्ति आय कम है। यही कारण इन्होंने बताया है नेल्सन ने कि हमारा देश अर्धविकसित है, मतलब कोई देश अल्प विकसित है। किसी देश के उस देश में प्रति व्यक्ति आय कम है, प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण सेविंग कम होगी, सेविंग कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण किसी देश की आय कम है। तो ये चक्र ऐसे चलते रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि किसी देश में जनसंख्या अधिक है और प्रति व्यक्ति आय कम है। इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? इसे दूर करने का उन्होंने उपाय बताया है कि हमारी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज़्यादा होनी चाहिए ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से। कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश की जो हमारी इनकम उससे ज़्यादा कर दो जनसंख्या की वृद्धि दर से। मान लो किसी देश में इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उस देश की जनसंख्या भी बढ़ेगी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्होंने कहा है कि उस जनसंख्या बढ़ने को हमारी आय में इतनी तेज़ी से वृद्धि करो कि वो जनसंख्या की वृद्धि दर को भी पीछे छोड़ दे। यानी ग्रोथ रेट ऑफ, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज़्यादा होनी चाहिए ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से। यानी हमारी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए पॉपुलेशन से। जैसे हमारी इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी चाहिए पॉपुलेशन की रेट से। समझ गए? आप समझ गए होंगे। जैसे उन्होंने दे रखा है, नेल्सन ने प्रतिपादित किया है कि इस निम्न संतुलन पास के बाहर निकलने के लिए यह आवश्यक है कि इतनी अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर को पीछे छोड़ दे। मतलब इस तरह से विनियोग करो, इन्होंने कहा है कि इस तरह से विनियोग करो जो हमारे प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर है वो किसे छोड़ दे, जनसंख्या में जो हमारी वृद्धि दर हो रही है उसे पीछे छोड़ दे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में जब प्रति व्यक्ति आय जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर उठती है, जब किसी व्यक्ति की एक आय इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती है, पर एक सीमा के बाद प्रति व्यक्ति आय में और वृद्धि होने पर जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट होने लगती है। शुरुआत में तो जो हमारी इनकम बढ़ती है तो उसी दर से हमारी जनसंख्या दर भी बढ़ती है, पर लेकिन एक सीमा के बाद, वो कह रहा है कि हमारी एक सीमा के बाद जो है हमारी जनसंख्या दर, इसका ऐसा चित्र बनेगा। देखो आपका इसका चित्र भी है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, इन्होंने ये दे रखा है। देखिए जैसे हमारे प्रारंभ में तो किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय दे रखा है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे जनसंख्या दे रखी है। यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो शुरुआत में तो उसकी जनसंख्या भी बढ़ेगी, पर लेकिन एक बिंदु के बाद वो स्थिर हो जाएगी और उसके बाद वो नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या? जनसंख्या की वृद्धि दर। हमारी इनकम तो बढ़ती रहेगी पर लेकिन एक बिंदु के बाद वो जनसंख्या दर वृद्धि दर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, यही बताया है इसमें पूरे में। अब इन्होंने दिखा रखा है निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध में सहायक तत्व, कि मतलब हमारे देश में ये जो अवरोध है किसी देश के यानी अल्प विकसित देश के विकास क्यों नहीं हो पाता, उसके अवरोध ये कारण क्या है। तो ऊंचा सहसंबंध उन्होंने कहा है, ऊंचा संबंध है किसमें, इनकम और पॉपुलेशन में। किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ रही है तो उसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती है, तो ये कह रहा है सहसंबंध होने के कारण भी, हाँ कि वो हालांकि एक बिंदु के बाद घटने लग सकती है, पर लेकिन शुरुआत में जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो पॉपुलेशन भी बढ़ती है, ये बता रहा है। ऊंचा सहसंबंध होने के कारण भी किसी देश का यानी अल्पविकसित देशों का विकास नहीं हो पाता। तो सेकंड है हमारा विनियोग की निजी दर, किसी अल्पविकसित देश में विनियोग की निजी दर रहती है, ये भी एक मेन कारण है। फिर है भूमि की कमी होती है। फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ, उत्पादन के पुराने तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है अल्पविकसित देशों में, उनका ही तो विकास कर रहे हैं ना। अन्य कारक में इन्होंने दे रखा है, आप इन्हें देख लीजिएगा खुद। फिर आ जाता है नेल्सन के मॉडल की, क्या मॉडल है, इन्होंने ये अपना अच्छे से मॉडल विस्तार से समझा रखा है। जनसंख्या वृद्धि दर समीकरण, जैसे मैंने आपको ये बता ही दिया है कि अगर किसी देश में मतलब प्रति व्यक्ति लोगों की आय बढ़ रही है तो शुरुआत में जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ेगी, पर लेकिन एक बिंदु के बाद वो स्थिर हो जाएगी और फिर वो एक बिंदु के बाद वो नीचे गिरने लगेगी। यही दिखा रखा है इन्होंने चित्र के माध्यम से। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो देख लेना, वरना छोड़ भी देना, चित्र इतना कोई खास नहीं है इसका। ठीक है, ये दिखा रखा है इन्होंने चित्र में, देख सकते हैं आप। इन्होंने पूरा मॉडल विस्तार से दे रखा है, मैंने आपको समझा दिया है, बस आप इसे खुद पढ़ लेना। फिर उन्होंने नेल्सन के मॉडल की इसमें व्याख्या दे रखी है, इसे भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। ठीक है, और फिर इसमें ये आलोचना दे रखी है, इसमें समय तत्व की इसमें अवहेलना की है
उन्होंने समय तत्व की अवहेलना की। उन्होंने कहा है जैसे किसी व्यक्ति की आयु बढ़ेगी तो तुरंत ही उसके जनसंख्या दर में वृद्धि हो जाएगी। समय तो लगता है ना, किसी की आयु तो बढ़ रही है, 1 महीने में बढ़ रही है, पॉपुलेशन ऐसे एकदम थोड़ी ना बढ़ जाएगी। तो उन्होंने समय तत्व की अवहेलना की। उन्होंने कहा जैसे किसी व्यक्ति आयु में बढ़ती है तो उसके तुरंत बाद ही पॉपुलेशन में एकदम वृद्धि हो जाती है, बल्कि समय लगता है पॉपुलेशन में वृद्धि होने में। सेकंड आ जाएगा फलनात्मक संबंध नहीं है। इसमें कोई फलनात्मक संबंध नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय स्तर जनसंख्या की वृद्धि दर का कुल आय में वृद्धि दर के बीच नेल्सन ने फलनात्मक संबंध की बात की है, पर मिनट के अनुसार इनके बीच में इस प्रकार के निश्चित व कठोर फलनात्मक संबंध को खींचा नहीं जा सकता। इनकी आलोचनाएं हैं, 2 ही हैं, फलनात्मक संबंध नहीं है और समय तत्व की अवहेलना। बस अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब इसमें दे रखा है संतुलित व असंतुलित विकास सिद्धांत, चैप्टर 12। तो हम देख लेते हैं संतुलित विकास का क्या अर्थ है। ये दे रखा है इन्होंने, संतुलित विकास से आज से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करना है, ताकि सभी क्षेत्रों में क्षेत्र समानतालीय विकसित हो सके। ये ध्यान रखना, सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास करना हो, ताकि सभी क्षेत्र एक साथ समानता लिए हुए विकास कर सके। बस इसमें यही कर लेना, इसकी डेफिनेशन होते हैं। इसमें संतुलित विकास की कुछ विशेषता दे रखी है। एक साथ सभी उद्योगों में विनियोग करना। सेकंड है हमारी बहुमुखी विकास के सिद्धांत की धारणा है ये। थर्ड है कृषि व उद्योगों में संतुलित बिठाने के लिए दोनों का विकास एक समन्वित योजना। संतुलित विकासपूर्ण उद्योगों का विकास करके बाजार को विस्तृत करता है। फिफ्थ, इसके अंतर्गत निजी उपकरण प्रणाली पर जोर दिया जाता है। सिक्स, संतुलित विकास में पूंजी का सुव्यवस्थित उपयोग आवश्यक है। इनमें से आप 2-3 कर लेना, कोई भी आसान लगे, सब करने की जरूरत नहीं है। संतुलित विकास के सिद्धांत दे रखे हैं इन्होंने, दे रखा है इसने रोजेंस्टी रोडन के विचार। रोडान ने अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए संतुलित विकास की पद्धति का समर्थन किया है। फिर देते हैं आर्थर लुईस के विचार पक्ष में, ये भी इसके पक्ष में थे। और रेगन बर्गर्स के विचार, ये भी इनके अल्पविकसित देशों के मांग और पूर्ति, ये भी इसके पक्ष में थे, इन्होंने कहा था। फिर मांग की पूरकता इन्होंने पूरा दे रखा है, इसे इतना करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको बताया था संतुलित विकास का वो बता दिया और उसकी विशेषताएं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। संतुलित विकास का सिद्धांत एक दृष्टि में दे रखा है, इन्हें मत करना। हाँ, ये देख लेना संतुलित विकास के क्या लाभ है। संतुलित विकास का अर्थ, विशेषता और लाभ। लाभ क्या है? मितव्यताओं की प्राप्ति होती है, कुशल श्रम का विभाजन हो जाता है, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है और कृषि तथा उद्योग का संतुलित विकास हो जाता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, मूल्य में स्थिरता आ जाती है, सामाजिक लाभों में वृद्धि होती है, संतुलित विदेशी व्यापार हो जाता है, विनियोग प्रेरणाओं में वृद्धि होती है। ये सारे इसके लाभ हैं। अब इसमें आलोचनाएं भी दे रखी है। अर्धविकसित देशों की सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि सभी क्षेत्र का एक साथ विकास नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये अर्धविकसित देशों की उससे बाहर है, सामर्थ्य से बाहर है। ये इतिहास के विरुद्ध है, कि ऐसा कोई इतिहास में नहीं है सभी का एक साथ विकास करके कोई भी देश वो हो गया हो, विकसित हो गया। उदाहरण के लिए उन्होंने दे रखा है, इंग्लैंड में पहल कपड़ा उद्योग, अमेरिका में रेल तथा जापान में लौह व इस्पात उद्योग का विकास हुआ और उनसे अन्य उद्योगों का विकास को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कपड़ा का हुआ, इसमें इसका हुआ, इनका उद्योग एक साथ नहीं हुआ, सबका पहले थोड़ा थोड़ा हुआ है, उसके साथ ही हुआ, एक साथ किसी क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ है। वे देश विकसित हो गए हैं। अव्यावहारिक इतिहास के विरुद्ध है, अव्यावहारिक है। मुद्रास्फीति की स्थिति से उत्पन्न होना, एक साथ उसमें सभी क्षेत्र में विकास हो गए तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अति विनियोग, इतना सारा विनियोग कैसे कर पाएंगे, अति विनियोग हो जाएगा। लागतें घटने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। साधनों का अपव्यय होगा। संतुलित विकास निजी उपक्रम प्रणाली में संभव नहीं है। संतुलन विकास का सिद्धांत अधूरा है, ये इन्होंने दे रखी है, इसकी सारी आलोचनाएं। अब फिर आ जाता है असंतुलित विकास का अर्थ। इन्होंने ये संतुलित विकास के
विरुद्ध है, मतलब उसका उल्टा है। उन्होंने कहा था कि सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास करना संतुलित क्षेत्र का है ना। पर लेकिन इसमें असंतुलित क्षेत्र में उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रों में मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विकास करो, धीरे धीरे किसी क्षेत्र का विकास करो, तब आराम से उस क्षेत्र का लाभ, मतलब कि अगर हम किसी क्षेत्र में विकास करेंगे तो उसका लाभ सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे पहुंचता जाएगा। इसमें दे भी रखा है, संतुलित विकास के विपरीत असंतुलित विकास की धारणा इस बात पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास एक ही साथ नहीं किया जाता, अपितु प्रारंभिक अवस्था में विनियोग को किन्हीं चुने हुए क्षेत्र तक सीमित रखा जाता है। इस क्षेत्र में विकास के उपरांत अन्य क्षेत्रों पर भी विकास किया जाता है। सैन्य अर्थव्यवस्था असंतुलित विकास की ओर से संतुलित विकास की ओर अग्रसर होने लगती है। पहले उन्होंने कहा है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास नहीं करो, पहले कुछ चुने क्षेत्रों में विकास करो और फिर धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं। तो यही दे रखा है इन्होंने, बस इसका अर्थ देख लेना, बस अर्थ ही बहुत है, इसका ये इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगी आपको इनमें से क्या क्या करना है, बस वही कर लेना, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा असंतुलित विकास की मुख्य बातें, इन्होंने कुछ दे रखी है। मुख्य क्षेत्र में विनियोग, सबसे पहले हम कुछ मुख्य क्षेत्र में विनियोग करेंगे, है ना। प्रोत्साहन पर एवं दबाव पर आधारित है और बड़े धक्के के सिद्धांत को स्वीकार करना और भूतकालीन विकास तथ्य पर आधारित है। असंतुलों की श्रृंखला है, सामाजिक ऊपरी पूंजी का महत्व और मूल्यांकन, ये सारे इनके जो है ना मुख्य बातें दे रखी है, आप देख लेना खुद से, मुझे इतना बताने वाली कोई बात नहीं है। संतुलित विकास के क्या क्या लाभ हैं। तीव्र आर्थिक विकास होता है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना होती है, सहायक उद्योग का विकास होता है, आधारित संरचना का विकास होता है, व्यवहारिक सिद्धांत है और साधनों का अनुकूलतम उपयोग, ये सारे आपके इसके लाभ है संतुलित विकास के। अब इसमें दे रखा है संतुलित विकास के सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हैं। मुद्रास्फीति का व्यय, अपव्यय में वृद्धि होती है, अवरोध होता है, असंतुलन द्वारा विकास करना व्यर्थ है, इसकी जो आलोचनाएं हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था के लिए असीमित महत्व है, अनिश्चितता में वृद्धि होती है और राज्य संदिग्ध कार्यक्षेत्र, ये सारी इसकी आलोचनाएं दे रखी हैं, ठीक है। फिर इसमें ये अभ्यास प्रश्न आ जाएंगे। अभी देख सकते हैं हमारा 13 चैप्टर आ जाएगा, जिसका हमारा टॉपिक है रोस्टेवे की आर्थिक वृद्धि की अवस्था, ठीक है। रोस्टेवे स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारी रोस्टेवे ने अवस्थाएं बताई है आर्थिक विकास की। कोई भी एक जो हमारा अर्धविकसित अल्पविकसित देश होता है वो विकास की ओर कैसे गुजरता है, वो उसे विकास की तरफ जाने के लिए किन किन स्टेजों से गुजरना पड़ता है, ये रोस्टेवे ने अपने सिद्धांत में बताया है, ठीक है। इसने कहा है, इसने सबसे पहले तो ये बता दिया कि प्रत्येक देश की अलग अलग सामाजिक और सब सामाजिक या अन्य परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक सिद्धांत देना उचित नहीं है। फिर भी उन्होंने एक दिया है ना, और परिस्थितियाँ एक दूसरे से भिन्न होती है, तो सभी राष्ट्रों की प्रगति की अवस्थाओं को एक आधार पर निर्धारित करना बहुत ही कठिन है। फिर भी रोस्टेवे ने अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। फिर भी उन्होंने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं को वर्णन किया है कि कोई भी अल्पविकसित देश 5 अवस्थाओं से गुजरता है विकास के, मतलब विकास को पहुंचने के लिए, विकास करने के लिए उसे 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है किसी भी अल्पविकसित या अर्धविकसित देश को, ठीक है। और इन्होंने ये सिद्धांत कौन सी बुक में दिया, अपनी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। प्रोफेसर रोस्टेवे का वर्गीकरण वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है, इसलिए यह शाब्दिक मान्य प्राप्त हुआ है। ये कंसर्न का वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है, इसलिए इसे शाब्दिक मान्य किया गया है। इन्होंने ये 5 अवस्थाएं दी हैं कि हमारा कोई भी अर्धविकसित देश जो होता है वो विकास की तरफ जाने के लिए 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था है हमारी, हम देख लेते हैं, पहली अवस्था है हमारी परंपरागत समाज की अवस्था, मतलब कोई भी एक देश सबसे पहले परंपरागत अवस्था में होगा, मतलब उसका कृषि प्रमुख व्यवसाय होगा, वो भी पिछड़ी हुई दशा में होगा, है ना। यही दिखाया इन्होंने, कहा है इन्होंने
रोस्टेवी के अनुसार इस अवस्था में आर्थिक क्रिया का संचालन न्यूटन के पूर्व वैज्ञानिक व तकनीकी के आधार पर होता था, अर्थात निर्माण उद्योगों का पैमाना छोटा होता है अथवा उत्पादन प्रणाली रूढ़िवादी व तथा प्राचीन तकनीकों पर आधारित होती है। विशेषताएं क्या है, उस देश की कैसी विशेषताएं होगी, वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी का सीमित दृष्टिकोण होगा, है ना। मतलब उस देश में कोई ट्रैक्टर से खेती नहीं की जाएगी, उस देश में बैल नहीं होते, उनसे ही खेती की जाएगी, यानी पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा खेती करने के लिए। या जो हमारे उद्योग भी जो होंगे वे छोटे उद्योग होंगे, पैमाने पर नहीं होंगे, तो यानी वैज्ञानिक पद्धति से उनका सीमित दृष्टिकोण होगा। पिछड़ी हुई दशा में होंगे सभी, कृषि प्रमुख व्यवसाय होगा, उद्योग पिछड़ी अवस्था में होगा, राज्य की आर्थिक क्रियाएं अत्यंत सीमित होगी। इन्होंने बता दिया है परंपरागत, सबसे पहले था परंपरागत समाज की अवस्था, यानी कोई देश पिछड़ी हुई अवस्था में होगा। फिर सेकंड में आ जाएगा वो विकास की तरफ जाने के लिए, सेकंड आ जाएगी हमारी आत्मस्फूर्ति, विकास से पूर्व की स्थिति की स्थापना की अवस्था। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा है सेकंड अवस्था है, विकास की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में समाज धीमी रूप से परिवर्तन की ओर आरंभ हो जाता है और समाज परंपरागत अवस्था से निकलकर वैज्ञानिक समाज का रूप ले लेता है। ठीक है, इसमें मतलब परंपरागत समाज से आगे बढ़ जाता है और वो थोड़ा विकास करने लगता है, धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ने लगता है। इसमें क्या होगा, ये आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था है। और आगे देख लेते हैं हम, देख सकते हैं आप, उद्योग कृषि के विकास के कारण कच्चे माल का उत्पादन बढ़ जाएगा, विदेशी व्यापार होने लगेगा, विदेशी पूंजी आने लगेगी, उससे विकास होगा, है ना। बैंकिंग, परिवहन व शिक्षा का विकास होगा, राजनीतिक सत्ता, इस अवस्था में भूमिपतियों जमींदारों का महत्व कम होने लगता है ना, क्योंकि अब बैंक से ऋण लेने लगते हैं। और राजनीतिक सत्ता को समाज का स्वरूप, इस अवस्था में शिक्षा का प्रसार होगा, रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। समाज का स्वरूप यानी समाज अब अंधविश्वासों से दूर धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, लोग तर्क पर विश्वास करेंगे, वैज्ञानिक आधार को मानने लगेंगे। आवश्यक शर्तें, रोस्टेवी के अनुसार आर्थिक विकास के लिए आवश्यक घटकों को पैदा करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना है। इसमें विनियोग मतलब जो ये होगा ना, इसमें कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा, तभी ये हमारा देश आर्थिक विकास के होगा। उन्होंने कुछ आवश्यक शर्तें दी हैं। विनियोग, कम से कम राष्ट्रीय आय का लगभग 5 से 10% या इससे अधिक भाग विनियोजित होना चाहिए, यानी इस अवस्था में, यानी आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था में, सेकंड अवस्था में तब होगा कोई भी देश जब वो राष्ट्रीय आय का लगभग 5 से 10% या इससे अधिक भाग विनियोजित किया जाएगा, यानी निवेश कर रहा हो। सेकंड हमारा कृषि उत्पादकता बढ़नी चाहिए ताकि बढ़ती हुई शहरी व सामान्य जनसंख्या के लिए आवश्यक खाद्यान्नों की पूर्ति हो सके। सामाजिक उपरिव्यय पूंजी यानी यातायात, संचार व सामाजिक सेवाओं के विकास पर कुल विनियोग का काफ़ी बड़ा भाग व्यय किया जाना चाहिए, यानी हमारा जो है सड़क, परिवहन, इन पर काफ़ी बड़े भाग का विनियोग करना जाना चाहिए। ये हमारी सेकंड मतलब आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था में पहुंचने की हमारी आवश्यक शर्त दी है रोस्टेवी ने। आधुनिक उद्योग का विकास तथा विविधीकरण होना चाहिए। फिफ्थ, सामाजिक मूल्य तथा दृष्टिकोण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होने चाहिए। ये सारे उल्लेखनीय, ये हमारे 5 आवश्यक शर्तें दी है कि कोई भी देश आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था में तब होगा जब ये सारी शर्तें वो लागू करेगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा थर्ड, आत्मस्फूर्ति की अवस्था। आत्मस्फूर्ति से हम सेकंड अवस्था को हम आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था भी कह देते हैं, और इससे को हम कहते हैं आत्मस्फूर्ति की अवस्था, द टेकन ऑफ। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था को कुछ शब्दों में परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वह अपने पैरों पर खड़ी होने तथा आत्मनिर्भर होने की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब इसमें लोग अपने आत्मनिर्भरता की ओर पहुंचने की ओर प्रवेश करते हैं कि अब थोड़ा आत्मनिर्भर होने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यों के लिए आवश्यक सामग्रियों हेतु दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहते। इसमें इस अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की अवस्था में होती है। मतलब
आत्मनिर्भरता की पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर तो नहीं होती, पर लेकिन आत्मनिर्भर की अवस्था में होती है। इसमें आत्मस्फूर्ति की में इसकी आवश्यक शर्तें कुछ दे रखी हैं कि कोई भी देश आत्मस्फूर्ति की अवस्था में तब होगा जब ये आवश्यक शर्तों को पूरा करेगा। ये आवश्यक शर्तें हैं, कृषि में जो नवीन वैज्ञानिक तकनीक और रीतियों का प्रयोग आरंभ हो जाना चाहिए। उद्योग में नवीन वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग आरंभ हो जाना चाहिए। पूंजी पर कम से कम 10% से अधिक, यानी वो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी विनियोग की दर कुल राष्ट्रीय आय की, जो हमारी कुल राष्ट्रीय आय है उसकी 10% से अधिक विनियोग होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता, देश में एक ऐसे राजनीतिक दल का शासन स्थापित हो जाता है जो कार्यों की ओर पर्याप्त ध्यान देता है। ठीक है, फिर हमारी दे रखा है समाज का स्वरूप। इस अवस्था में शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार होता है, जिसके कारण सामाजिक संगठन सदृढ़ हो जाता है और संक्षेप में इस अवस्था में सामाजिक स्वरूप में अत्यधिक सुधार हो जाता है। ये कुछ अन्य विशेषताएं दे रखी है ना, देख लेना, इन्हें की जरूरत नहीं है, 5 कर लेंगे वही बहुत है। फिर ये आवश्यक शर्तें दे रखी है इन्होंने कुछ, सॉरी वे विशेषताएं थी, वे तो विशेषताएं थी, इन्होंने कुछ आवश्यक शर्तें दे रखी है। इसकी शुद्ध विनियोग हमारा बता रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए, जिससे प्रति व्यक्ति आय में उच्च स्तर को बनाए रखा जा सके। इसमें वो कह रहा है कि वास्तविक आय का कम से कम 10% या इससे अधिक भाग उत्पादन विनियोग पर लगाया जाना चाहिए। सेकंड, हमारा निर्देशक क्षेत्रों का तीव्र विकास होना चाहिए। आधुनिक औद्योगिक तकनीकों में प्रयोग द्वारा तेजी से विकास होना जाना चाहिए। ये इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, इन्होंने दे रखी हैं। बस ये इतना ही देख लेना, इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। वैसे अगर आपका शॉर्ट में, ये वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, वेरी शॉर्ट में देख सकते हैं कि रोस्टेवी की हमने आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो आप 5 दे सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग में आएगा नहीं, फिर ये आप देख लेना, 5 अवस्थाएं देख लेना और उन्होंने क्या क्या बताया थोड़ा थोड़ा मैं समझा रही हूँ, बस वो थोड़ा समझ लेना बस, और इसका ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ, परिपक्वता की अवस्था की ओर अग्रसर होने की अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत, ये जो हिंदी में मैंने लिख रखा है पेंसिल से, ये कर लेना, इसमें थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज थी तो इसमें मैंने ये लिख दिया, इससे कर लेना। इस अवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास होता रहता है। शहरी क्षेत्रों का विकास होता है, आधारभूत उद्योग का पूर्ण विकास हो जाता है, कृषि पर जनसंख्या का भार कम होने लगता है एवं जनसंख्या का भार कम होने लगता है और जनता का उद्योगों में योगदान बढ़ जाता है। कृषि पर कम भार होने लगता है और उद्योग में जाने लगते हैं। इस अवस्था में कौन सी है? फोर्थ अवस्था है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होने की अवस्था। ठीक है, अब इसमें कुछ ये विशेषताएं दे रखी है। श्रम शक्ति की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, व्यावसायिक प्रबंधन को महत्व होने लगता है इसमें। ठीक है, ये देख लेना आप। और राजनीतिक सत्ता और समाज का स्वरूप, पूंजी का विनियोग। इस अवस्था में पूंजी विनियोग की दर कुल राष्ट्रीय आय की 20% तक हो जाती है। देखो इसमें तो हमारा था थर्ड अवस्था में 10% थी, ये देख सकते हैं आप, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये रहा पूंजी विनियोग की। इसमें थर्ड स्टेज में तो 10% थी हमारी, और फोर्थ स्टेज में कितनी हो गई कि पूंजी विनियोग का, हमारा विनियोग का 20% तक होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कुछ। फिर आ जाते हैं हमारे फिफ्थ स्टेज में दे रखा है विशाल उपभोग की ये अवस्था होती है। इस अवस्था में कह सकते हैं, इस अवस्था में समाज आधुनिक औद्योगिक विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। इस अवस्था में पूर्णतः आधुनिक बन जाता है और देश में उत्पादन स्तर अत्यधिक ऊंचा हो जाता है। देश में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर इसमें कुछ विशेषताएं दे रखी है इसकी। कृषि उद्योग, कृषि पर पूर्ण विकास हो चुका है। उद्योग आधारभूत व वृहत उद्योग स्थापित हो जाते हैं। पूंजी विनियोग इसमें 20% से अधिक हो जाता है। उसमें तो फोर्थ स्टेज पे तो हमारा थर्ड स्टेज में तो 10%, फोर्थ स्टेज में तो 20% होना चाहिए और फिफ्थ स्टेज में हमारा 20% से अधिक होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक ढांचा का अत्यधिक सदृढ़ होना चाहिए। तो सब यही है, सीने ऐसे देख लेना। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसकी अब आलोचना कर लेना। आलोचना देख लेते हैं। अच्छे सिद्धांत का इसमें अभाव है। विकास की अवस्थाओं का विभाजन कोई एक अच्छा सिद्धांत उपस्थित नहीं है, बल्कि यह केवल प्रसिद्ध लोक घोषणा के लिए ही उपयुक्त है। अच्छा सिद्धांत नहीं है। पारंपरिक समाज की अनुपस्थिति है। अमेरिका, कनाडा व न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनका जो विकास हुआ था, इनमें पारंपरिक समाज तो था ही नहीं, पर लेकिन विकसित हो गए। तर्क का अभाव है।
महत्वपूर्ण तत्व की पहचान की कमी है और अनिश्चितता है, अपूर्ण सांख्यिकी का आधार है, आधार का अभाव है, दोहराव है, गैर आर्थिक तत्वों की अवहेलना की गई है और वर्ग संघर्ष की उपेक्षा की गई है और देश की परिस्थितियों में भिन्नता पाई जाती है। हर देश की अलग अलग परिस्थिति होती है। अब इसमें दे रखा है आर्थिक विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, भारत कौन सी स्थिति पर है, ये भी आ सकता है इसमें। तो इसमें बता रखा है, इसमें दे रखा है इसमें रोस्टेवे के अनुसार भारत 1952 में स्वयं स्फूर्ति की अवस्था में प्रवेश कर चुका है, परंतु भारतवर्ष में इस संबंध में काफी मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मतलब प्रोफेसर रोस्टेवे के अनुसार तो ये 1952 में इसे ढंग से लिखना, ये स्वयं स्फूर्ति की अवस्था में प्रवेश कर चुका है, परंतु इस पर काफी विद्वानों ने मतभेद है। उन्होंने कहा है कि भारत तृतीय अवस्था आत्मस्फूर्ति अवस्था के लिए आत्मस्फूर्ति की अवस्था में है, इसके लिए वे निम्न कारण देते हैं। मतलब रोस्टेवे ने तो कहा है स्वयं स्फूर्ति की अवस्था में है, रोस्टेवे ने तो कहा था स्वयं आत्मस्फूर्ति की अवस्था है, पर लेकिन कई विद्वानों ने कहा है कि वो स्वयं स्फूर्ति की अवस्था में नहीं है, आत्मस्फूर्ति यानी की अवस्था में है, तृतीय अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था में है। वे इसके कारण भी देते हैं। उन्होंने कहा है कृषि व उद्योग में विज्ञान का प्रभाव दिखाई देने लगा है। सेकंड, निर्माण उद्योग में भी विकास हो रहा है और वे कह रहे हैं संपूर्ण राष्ट्रीय आय का 18.6% वो निवेश कर रहा है और कुल राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है, निर्यात में भी वृद्धि हो रही है, उत्साही व साहसी वर्ग भी उठ रहा है और समाज में सामाजिक, राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी वृद्धि हो रही है। भारत में अभी गरीबी व्याप्त है। भारतीय अब जो उसके दे रखे हैं, अब वो कह रहा है लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वान यह नहीं मानते कि भारत तृतीय आत्मस्फूर्ति की अवस्था में है और इस संदर्भ में वे निम्न तथ्य देते हैं। जो ये तो मैंने बता दिए जो वे मानते हैं कि तृतीय अवस्था में है। अब ये उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं जो इन्हें मानते हैं कि तृतीय अवस्था में नहीं है। उनके तर्क क्या है? भारत में अभी भी गरीबी व्याप्त है, भारत अर्थव्यवस्था में अभी कुल कृषि की प्रधानता है और भारतीय उद्योग में अभी भी मशीन व उपकरण के लिए विदेशियों पर निर्भरता है, शिक्षित जनसंख्या कम है, विदेशी सहायता पर निर्भरता है, औद्योगिक पिछड़ापन है। ये सारे इनके कारण दे दिया। जो मानते हैं उन्होंने तो ये बता दिया तृतीय अवस्था में, जो नहीं मानते उन्होंने ये कारण दे दिए। तो बस आप इन्हें देख लेना। निष्कर्ष दे दिया है। निष्कर्ष में कहा है अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि भारत प्रथम अवस्था पार कर चुका है तथा द्वितीय अवस्था में चलते हुए भी इसको लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यदि भारत तृतीय अवस्था में नहीं पहुंच पाया तो निश्चय ही दूसरी अवस्था पार करके तृतीय अवस्था में प्रवेश करने की स्थिति में है। वो कह रहा है कि अगर तृतीय अवस्था में नहीं भी है तो वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसे द्वितीय अवस्था में 15 वर्ष हो गया है और वो जल्दी हो जाएगा तृतीय अवस्था में नहीं भी है तो। आप उसमें दे रखा है कि आत्मस्फूर्ति प्राप्ति हेतु सुझाव उन्होंने क्या क्या सुधार कर सकते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक सुधार किए जाने चाहिए, उद्योगों में किए जाने चाहिए, मूल्यों को अत्यधिक बढ़ने से रोका जाना चाहिए और उत्पादकता में अधिकाधिक बढ़ाया जाना चाहिए, निर्यात को बढ़ाना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, आर्थिक विकास के अनुकूल सरकारी नीति अपनाई जानी चाहिए, जनता का विकास व सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। ये सारे आत्मस्फूर्ति की अवस्था में पहुंचने के इन्होंने सुझाव दिए हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। बस इतना ही करना है आपको। ये फिर अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, ये आपके दीर्घ हैं, ये लघु हैं और ये आपके दे रखे हैं वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया आपके। क्या जाता है हमारा 14 आपका 14 चैप्टर हेरल्ड व डोमर का समृद्धि मॉडल। इन्होंने भी दिया है कि कीन्स के बाद अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया है वह कीन्स के विचारों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। कीन्स के उत्पादन रोजगार सिद्धांत को दीर्घकालीन स्वरूप प्रदान करके जिन अर्थशास्त्रियों ने प्रयास दिए हैं उनमें ये जो हेरल्ड डोमर ये जो है ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्थिक विकास के मतलब कोई भी देश कैसे आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकता है उसके लिए ही सारे मॉडल है। तो इन्होंने भी एक मॉडल दिया है
आर्थिक, इसमें थोड़ा सा मॉडल देख लेते हैं। क्या है ये? आर्थिक विकास में मॉडल विकसित देशों के लिए प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिर विकास की क्या आवश्यकताएं हैं। इस प्रकार दोनों विकास मॉडल में समानताएं हैं। इतना ही नहीं, हॉवर्ड डोमर मॉडल, इनके जो जो दोनों के मॉडल हैं वे अलग अलग है उनमें, पर लेकिन काफ़ी समानताएं हैं, इसलिए इन दोनों मॉडल को हम हैरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। हैरोल्ड डोमर मॉडल यह स्पष्ट करता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा बनी रहे इसके लिए किस दर से विकास हो और विकास दर कैसा होना चाहिए, कि किसी देश में पूर्ण रोजगार के दशा बनी रहे उसके लिए विकास दर हमारा कैसा होना चाहिए, इस पर इन्होंने बात की है हैरोल्ड डोमर मॉडल ने। तो ये देख लेना आप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे कहूँगी इम्पोर्टेंट तो है ये हैरोल्ड डोमर, पर लेकिन थोड़ा सा हार्ड है तो आप इसे छोड़ ही देना। इम्पोर्टेंट भी इतना कोई खास नहीं है, बहुत लंबा है, इसे छोड़ ही देना आप। अगर आप देख सकें तो इसे देख लेना, बस इन्होंने यही दिया है कि कोई भी देश पूर्ण रोजगार के अर्थव्यवस्था विकास की दर को समानता लिए हुए कैसे विकास कर सकता है। ये रखा है, बहुत सारा बड़ा है, कहाँ तक करोगे आप इसे। हैरोल्ड डोमर मॉडल दो अलग अलग व्यक्ति हैं और वे दो अलग अलग कंट्री से, देश से बिलोंग करते हैं, पर लेकिन उनके काफ़ी सिद्धांत में जो हमारी समानताएं थी, इसलिए उन दोनों को हैरोल्ड डोमर मॉडल नाम दिया गया है। इन्होंने कीन्स के विचार को आगे लाने का काम किया है, कि इन्होंने हैरोल्ड डोमर ने। तो बस यही है, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। कुछ नहीं है यार, ये बहुत ही लंबा है। ये देखिए, आपको ये दिखाई रखा है हैरोल्ड मॉडल और डोमर मॉडल में क्या अंतर है, इन्होंने थोड़ा सा अंतर है, तो ये इन्होंने अंतर दिखा रखा है। ये देख सकते हैं, हैरोल्ड ने आय को विकास प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व दिया है, डोमर ने विनियोग को विकास मॉडल में महत्वपूर्ण स्थान देकर दोहरी भूमिका बताई है। ये देख लेना, आप पढ़ लेना होता। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर तो आपकी ये यूनिट थर्ड खत्म हो गई है। ये यूनिट थर्ड का 14 चैप्टर लास्ट चैप्टर था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 4। तब तक के लिए बाय बाय।